सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। 4 दिसंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत। सेशन की शुरुआत से करते हैं तो जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। आज है 4 दिसंबर, क्यों अपने लिए है इंपॉर्टेंट। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब होती है नौसेना दिवस की? 4 दिसंबर 1971 को। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक जब युद्ध हो रहा था उस समय नेवी के द्वारा चलाया गया एक विशेष ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। और उस ऑपरेशन के अंदर नौसेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए बहुत सारे ऐसे नौसेना जहाज जो पाकिस्तान के थे उनको नस्तनाबूद कर दिया था। और उसी के पर्पस के लिए हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि नौसेना दिवस की बात हो रही तो क्यों ना बात थल सेना और वायुसेना की भी कर ली जाए। तो थल सेना जो दिवस है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए तो फिर सेशन की करें शुरुआत और जानते हैं पहला प्रश्न आज के सेशन का। चलिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। T20 स्पेशलिस्ट भी उनको कहा जाता है और नवोदित खिलाड़ी है भारत के। और उन्होंने सबसे पहले 4000 रन बनाने वाला जो रिकॉर्ड है वो किसी भारतीय खिलाड़ी ने अपने अगर नाम कराया तो उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। अब बात कर लेते हैं कि T20 की जब बात हो रही है तो T20 का भी विश्व कप जो है वो भी खेला जाने वाला है। तो ये खेला कहा जाने वाला है जून माह 2024 में ये खेला जाने वाला है। कहां खेला जाएगा? इसकी संयुक्त मेजबानी करने वाले दो देश हैं जिनका नाम वेस्ट इंडीज और दूसरा है अमेरिका। ये दोनों देश T20 वर्ल्ड कप 2024 जो खेला जाने वाला है उसकी संयुक्त मेजबानी करने वाले हैं। इसके अंदर इस बार बहुत सारी टीमों ने भाग लिया है और कुछ ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पहली बार T20 क्रिकेट के अंदर अपना पदार्पण किया है। पहले वाले सेशन के अंदर अपने देखा था युगांडा एक अफ्रीकी महाद्वीप की एक टीम थी जिसने रवांडा को हरा करके और T20 कप जो है उसके अंदर क्वालिफाई भी किया था। वैसे ही अगर देखा जाए तो हमारा ही पड़ोसी देश नेपाल ने भी दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर क्या लिया है, क्वालिफाई उसने कर लिया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 4000 रन पूरे कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, भारत के वो पहले खिलाड़ी हैं। ऐसे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ दिस अगर टूर्नामेंट की बात करें जो अभी भारत के अंदर खेला गया था, विराट कोहली उनका नाम था। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर विकेट लिए तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और इसके साथ में ही मोहम्मद शमी थे जिन्होंने भी सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया कितनी बार बना है? ये 6 बार बना है। 5 खिताब पहले ऑलरेडी पहले से जीत चुका था और ये छठा उसका खिताब था। अभी बात एक इंटरेस्टिंग और हो रही है कि अभी जो मुथैया मुरलीधरन है जो पहले श्रीलंका के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं और स्पिनर रहे हैं, उनके नाम से एक बायोपिक एक आने वाली है जिसको ऑस्ट्रेलिया अपनी मुथैया 800 के नाम से उसको जाना जा रहा है। तो मुथैया 800 के नाम से उसको जाना जा रहा है क्योंकि उन्होंने के लिए थे 800 विकेट भी लिए हैं किसमें, क्रिकेट के कैरियर में। वनडे विश्व कप के अंदर अगर 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे अगर क्रिकेटर बने, उन क्रिकेटर का नाम है जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और विकेट कीपर भी हैं और साथ में उन्होंने अभी इस जो वर्ल्ड कप 2023 के अंदर 4 शतक लगाने वाले दुनिया के वो तीसरे खिलाड़ी भी बने हैं। इतिहास में पहली बार टाइम आउट खिलाड़ी की बात अगर करते हैं तो एंजेलो मैथ्यूज है जो श्रीलंका से आते हैं। वो पहली बार इस जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर पहली बार वो आउट हुए। आईसीसी के द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अभी वर्तमान में बर्खास्त कर दिया गया और T20 कप की जो अब कह सकते हैं अंडर 19 जो विश्व कप जो था उसकी मेजबानी श्रीलंका से छीन करके और साउथ अफ्रीका को सौंप दी है। इसके अलावा क्रिकेट के कुछ और चीजें देखते हैं कि
अभी जो है वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है इसका आईसीसी का, वो कहां पर है, वो है दुबई में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम ग्रेग बार्कले है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने और सारे फैक्ट भी जाने। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 5 से 16 दिसंबर तक खेला जाएगा, 2023 में खेला जाएगा। और ये कहां खेला जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया में। मलेशिया में खेला जाएगा। इससे पहले कहां खेला गया था, इससे पहले भारत में खेला गया था। कौन जीता था, इसके अंदर अर्जेंटीना जीता था। वर्तमान में भारतीय कैप्टन कौन से हैं जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे, नाम आ जाएगा उनका उत्तम से। 2023 के अंदर हॉकी का वर्ल्ड कप भारत में भी खेला गया था और इसके अंदर जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। हम सब लोगों को विदित है कि भारत का जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो खेल है वो क्रिकेट नहीं है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है दिलीप टर्की। हॉकी महासंघ की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 5 से लेकर के 16 दिसंबर तक कहां खेला जाएगा, ये खेला जाएगा मलेशिया में। पहला विजेता इसका कौन बना था, जो भारत के अंदर जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसके अंदर अर्जेंटीना बना था। भारतीय टीम की अगुवाई कौन करने वाला है इस वर्ल्ड कप के दौरान, तो उनका नाम है उत्तम सिंह। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। नीचे भाग लेने वाली जो टीमों की संख्या की बात करी जा रही है वो 16 करी जा रही है। 21 की बात करी जा रही है तो भुवनेश्वर में हुआ था, 16 टीमों ने भाग लिया। अर्जेंटीना विश्व का विजेता बने था और बेस्ट जो गोलकीपर थे उनका नाम एंड्रिन ब्रिकमैन थे। अब बात करते हैं हॉकी का मुख्यालय, जैसा कि मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड था और स्विट्जरलैंड है भी वर्तमान में। और इसका जो आयोजन 2023 हॉकी का विश्व कप का कहां इसका आयोजन किया गया था, ये किया गया था उड़ीसा में। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं जिनका नाम दिलीप टर्की है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष नामक पहल शुरू करी है, आंसर इसका हो जाएगा बिहार। मिशन दक्ष क्या है, मिशन दक्ष 25 लाख ऐसे स्कूली बच्चे जिनकी शिक्षा गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इस प्रकार का एक अभियान राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। जिसके अंदर अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो उसका उत्तरदायित्व होगा, जो उसकी जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी, टीचर की होगी। और अगर इस प्रकार का अगर वो रिजल्ट रहता है तो शिक्षकों को भी किसी प्रकार से उनको वहां पे दंड देने की बात करी जा रही। दंड देने का मतलब उनका आर्थिक मानदेय काटा जा सकता है, उनकी एसीआर जो वार्षिक विवरण जो रिपोर्ट है उसके अंदर उसको खराब किया जा सकता है, ये कह सकते हैं उसके अंदर न्यूनतम अंक उनको दिए जा सकते हैं जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। उसी के हिसाब से इस प्रकार की कवायद अभी फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा की गई है दक्ष कार्यक्रम के माध्यम से। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई। 25 लाख बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम के पाठक, अप्रैल 2023 में परीक्षा जो होगी उसमें असफल होने पर संबंधित प्रधान के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी करी जाएगी। उद्देश्य वही है कि बिहार के अंदर बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार की कवायद की गई है। अब बिहार की अगर बात हो रही है तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है और फागू सिंह चौहान वहां के राज्यपाल हैं। अभी हमने देखा कि बिहार काफी चर्चाओं में रहा, किस लिए कि जातिगत जनगणना थी उसके अंदर बिहार ने पहली बार पूरे भारत उसके अंदर पहली बार कराने का निर्णय किया और उसके आंकड़े भी आ गए। इसके अलावा आरक्षण की जो सीमा थी उसको 60 से बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारत के अंदर जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 1106 वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वहां पे निवास कर रहे हैं। राजधानी की बात करें तो पटना है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है, आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत के अंदर फॉक्सकॉन कंपनी ने क्या किया है, 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है। अब ये कौन सी कंपनी है और क्या करती है इसके बारे में देखते हैं। ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो है उसका निर्माण करती है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, हम सब लोगों को पता है। ये ताइवान की एक कंपनी है और इसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखे, पहले से ही प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन इसका अभी वाला जो प्लांट लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा तेलंगाना में। इससे पहले तमिलनाडु के अंदर भी इसके ऑलरेडी प्लांट यहाँ पे इसके कार्यरत है। बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान भी करती है और भारत के अंदर एक आर्थिक निवेश का बहुत बड़ा जरिया भी है।
अब देख लेते हैं कि वित्त मंत्री हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2027 तक कहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके अलावा फिंच है, मूडीज है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.1 से लेकर के 6.4% तक रहने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 ट्रिलियन मार्केट कैप जो बीएसई ने हाल ही में हासिल किया है, ये भी अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि भारत के अंदर फॉक्सकॉन एक कंपनी आने वाली है और यहीं पे अपना प्लांट लगाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है और उसका निर्माण करते हैं और एप्पल की प्रमुख साझेदार कंपनियों में से एक है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल का जो मोबाइल बनता है तो उसमें और सारे इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, उसकी जो है सप्लाई करने का काम भी कौन करती है? फॉक्सकॉन ही करती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कराया है? आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। क्या कार्य करेगी? हम सब लोगों को पता है कि सशस्त्र बल जितने भी आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, वहां पर इनकी तैनाती होती है। ड्रोन के जरिए जिस सस्पिशियस या कह सकते हैं संदिग्ध जो स्थान है वहां पे ड्रोन के जरिए वहां की मुखबरी करने के लिए काफी काम में लिए जाने वाले ड्रोन है आजकल। और इसी के संदर्भ के अंदर हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण का काम किसने कराया? आईआईटी गुवाहाटी ने कराया। किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल भी कह सकते हैं, आईटीबीपी भी है और इसके अलावा जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग आईआईटी गुवाहाटी कराने वाली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा कौन सा? गुवाहाटी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आईआईटीज हैं, बहुत सारे नवाचार कर रही हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। इसी बात की भी हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आईआईटीज हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कौन कौन से नवाचार करे और किन किन के साथ में उन्होंने टाई अप कराया है। तो देखते हैं, सबसे पहले भाषा ट्रांसक्रिप्शन, जिसके माध्यम से कोई भी याचिकाकर्ता अपनी स्थानीय भाषा के अंदर जजमेंट को सुन सकेगा, देख सकेगा। इसकी कवायद करी है किसने? आईआईटी मद्रास ने। किसके साथ में करिए? सुप्रीम कोर्ट के साथ में करिए। एक तो आपने ये देखा आईआईटी कानपुर के द्वारा दिल्ली के अंदर अभी वायु प्रदूषण का जो स्तर था वो काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया था और उसी के लिए वहां पे उन्होंने कृत्रिम बारिश कराने का सुझाव भी दिया था, वो दिया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। एक बात और कर लेते हैं कि आईआईटी रोपड़ के द्वारा क्या किया गया। आईआईटी रोपड़ के द्वारा सतलुज नदी के पास टेंटलम एक दुर्लभ खनिज है, उसकी खोज करी और ये जो दुर्लभ खनिज है ये किसके लिए काम में आने वाला है? ये काम में आने वाला सेमीकंडक्टर और इसके अलावा ईवी व्हीकल्स के अंदर। तो आपने देखा कि जितने भी आईआईटीज हैं वो काफी नवाचार करते रहते हैं। उसी के संदर्भ के अंदर आईआईटी गुवाहाटी है, उन्होंने ड्रोन के लिए करा। कानपुर ने बारिश जो है कौन सी कृत्रिम वाली जो है उसका कराने का निर्णय दिल्ली सरकार के साथ में करने का निश्चय किया। और इसके अलावा भाषा ट्रांसक्रिप्शन की जो शुरुआत करने का जो कह सकते हैं कि दोनों का जो एमओयू हुआ था वो हुआ था भारत सरकार, कह सकते हैं कि भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके और आईआईटी कानपुर के मध्य। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आईआईटी गुवाहाटी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गुवाहाटी है सशस्त्र बलों के अभियानरत तैयारियों के साथ साथ में आधुनिकीकरण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के संबंध में 3 महीने का प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा। ये देश का अपनी तरफ का पहला कार्यक्रम। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना 1994 में होती है, जबकि डॉक्टर राजीव आई मोदी वहां के अध्यक्ष हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र के जो डीन है जिनका नाम है परमेश्वर के अय्यर। टीवी भारत शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र प्रमुख। हाल ही में आईआईटी, अब आपको एक चीज और बताता चलूं आपको, आईआईटी मद्रास के द्वारा इस बार एक नवाचार और किया गया है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा समुद्री जो जल है उसके अंदर सौर ऊर्जा के माध्यम से हाइड्रोजन जो उत्पन्न है कर सकते हैं, उत्पादित करने का कार्य कौन कर रही है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जो 3 चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दी है कि ये विभिन्न प्रकार की जो आईआईटी अलग अलग जगह पे स्थापित है, स्थित है, वहां पे वो नवाचार करने में बहुत आगे चल रही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 6।
हाल ही में यूपी में कहा डेक्सॉन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? नोएडा। नोएडा पहले भी मोबाइल कंपनी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उसके लिए ये जाना जाता है। इससे पहले वहां पे नोएडा में सैमसंग भी है जिसका प्लांट लगा हुआ है, और इसके अलावा जो डेक्सॉन है उन्होंने भी यहाँ प्लांट लगाने की क्या करी है? घोषणा करी है। उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना और साथ साथ में यहाँ पे आर्थिक निवेश भी करना। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नोएडा के अंदर है जियोमी, अपने सियोमी जो कंपनी है स्मार्टफोन का निर्माण यहाँ पे करने वाली डिक्सन फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ मोबाइल है। इसका लक्ष्य 5,000 नौकरियां पैदा करना और स्थानीय स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ावा देना है। यूपी में 60% मोबाइल का फोन का निर्माण करने वाली डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्लांट 2.5 लाख वर्ग में फैला हुआ है। डिक्सन में भारत की ऑलरेडी पहले से 17 विनिर्माण कंपनियां ऑलरेडी है और डेक्सन की स्थापना 1993 में। संस्थापक इसके सुनील वाचानी है। केंद्रीय आईटी मंत्री हम सब लोग जानते हैं जिनका नाम है कौन? अश्विनी वैष्णव, जो पहले अभी वर्तमान में एक जिनके पास में और मंत्रालय का चार्ज है वो कौन सा है? रेल मंत्रालय। जो रेल मंत्री है वो भी कौन है? वो भी अश्विनी वैष्णव ही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहां हुआ? आंसर हो जाएगा इसका टक। कटक कहां पे है? ये है उड़ीसा में। और इसके अलावा क्या है? समुद्री विरासत। समुद्री विरासत को सहेजने तथा मत्स्य पालन के जरिए लोगों के आर्थिक जीवन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए के उद्देश्य से बाली उत्सव का आयोजन, यहाँ पे बाली यात्रा का आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा हाल ही के अंदर काफी चर्चाओं में बना है क्योंकि खो खो लीग का आयोजन भी अभी वर्तमान में यहीं पे किया गया। इसके अलावा यहाँ पे अभी वर्तमान में कलिंग साहित्य का भी आयोजन किया गया। 2023 के अंदर यहाँ पर हॉकी का वर्ल्ड कप भी खेला गया। और देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें कि खेल खो खो लीग का किया गया था, उड़ीसा के अंदर है। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, 42वां जो आईआईटी जो कह सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF जिसका 42वां संस्करण था, उसके अंदर 24 स्टॉलों के साथ में उड़ीसा सबसे सर्वप्रथम स्थान पे रहा, क्योंकि उड़ीसा ने वहां पे 24 स्टॉल लगाए थे और 24 स्टॉलों के माध्यम से ट्रेड फेयर के अंदर सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उन्होंने वहां पे जीता। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में इसके वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिजू पटनायक है, और वहां के जो अभी राज्यपाल है जिनका नाम है रघुवर दास है। 1936 के अंदर उड़ीसा की स्थापना हो जाती है। बंगाल और उड़ीसा का जब विभाजन हुआ था उसी समय उड़ीसा की स्थापना हो गई थी। उड़ीसा और किस किस चीजों के लिए जाना जाता है? उड़ीसा जाना जाता है जगन्नाथपुरी, हम सब लोगों को पता है पुरी जी का बहुत बड़ा मेला लगता है और उसी के संदर्भ के अंदर यहाँ पे हर साल आयोजन भी किया जाता है। और खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई राज्य है उसका नाम कौन सा है? वो भी उड़ीसा ही। इसके अलावा क्रोमियम है, कोबाल्ट है, डोलोमाइट है, ये भी वहां पे खनिज उत्पादित किया जाते हैं। अगर राजधानी की बात करें भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NSTI प्लस लॉन्च कहां पर करा है? आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा के अंदर NSTI प्लस लॉन्च करा है। क्या है ये? इसके अंदर जितने जो छोटे कारीगर हैं उनको कौशल पेशेवर जो हैं उनको व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए NSTI का उद्घाटन वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं उनके द्वारा उड़ीसा के अंदर किया गया। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आंसर इसका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर NSTI जो प्रशिक्षण है वो दिया गया। योजना के माध्यम से चरण में 1 से लेकर के 500 प्रशिक्षकों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। मांग संचालित उच्च गुणवत्ता वाली व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से उड़ीसा के युवाओं को कौशल बढ़ाना और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना।
उम्मीदवारों प्रशिक्षकों को इंडस्ट्री रेडी कौशल से भी उनको क्या करना है, लेस करना। उड़ीसा की स्थापना के बारे में हम सब लोगों को विदित है कि 1 अप्रैल 1936 में बंगाल से अलग होकर के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। बाकी आप देख रहे हैं खनिज के दृष्टि से देखा जाए तो शीर्ष उत्पादक राज्यों में है ये, और मैंगनीज के अंदर सबसे बड़ा ये उत्पादित करता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार की तकनीक को पेशकश करा है? आंसर इसका हो जाएगा गजराज कवच। 200 मीटर दूरी पर अगर ट्रेन चल रही है, 200 मीटर पहले अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज या कैसे संदिग्ध एक्टिविटीज अगर नजर आती है तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो ट्रेन रुक जाएगी और उसमें अलार्म सिस्टम बच जाएगा। क्या किया जा रहा है इसके लिए? अभी एक होता है गजराज गलियारा, उत्तर पूर्वी राज्य, इसके अलावा दक्षिणी राज्य है जहां पे हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और रेल पटरियों पे बीच में आ जाने की वजह से जान माल दोनों का नुकसान होता है, और इसी को रोकने के लिए और जो हाथी हैं उनको सहेजने के लिए इस प्रकार की योजना का यहाँ पे आरंभ किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। पटरियों पे 200 मीटर के भीतर किसी भी संदिग्ध अगर गतिविधि का पता लगाने के लिए अलर्ट ट्रिगर वहां पे बच जाएगा। इससे तकनीक से करीब 14 एलिफेंट कॉरिडोर क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। 700 किलोमीटर के आसपास एक हाथियों का प्रोन जो जगह है जहां पे ट्रेनें गुजरती हैं, और वहां पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने को देखने को मिलती हैं। तो 700 किलोमीटर हाथी के गलियारों में तैनात करने की इसको तैयारी है। 181 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भोपाल बिना जो टेक है वहां पे भी एआई के द्वारा संचालित इस प्रकार का सिस्टम लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस अगर एक्टिविटीज अगर आपको नजर आती है, नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपको अलार्म बजेगा और ट्रेन अपने आप ही स्वतः ही वहां पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पे कहां लगाया गया है? ये भोपाल बिना पे लगाया गया। एक जहां पे क्या होता है, सामान्य तौर पे क्या होती है, पटरी टूट जाती है और ट्रेनें उस पे क्या करती है, गुजरती रहती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े हादसा होने की क्या रहती है, गुंजाइश रहती है, अनुमान रह सकता, आशंका बनी रहती है। इसके अलावा बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा, भी हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे स्टेशन जो है ट्रैक बनने वाला है। उसने चेन्नई को पछाड़ करके सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सेकुलर रेलवे नेटवर्क बनने वाला क्या बन गया है, वो शहर बन गया है। और बात कर लेते हैं अगर रेलवे की, तो 1853 के अंदर सबसे पहले जो ट्रेन चलती है वो कहां से चलती है, मुंबई से ठाणे के बीच में। विश्व का सबसे चौथा बड़ा, कह सकते हैं चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहां है, वो भारत में है। वर्तमान में इसके रेल मंत्री की बात करी जाए तो अश्विनी वैष्णव उनका नाम है। सबसे बड़े अगर देखा जाए तो दिल्ली जो मेट्रो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रो के हिसाब से देखा जाए वो दिल्ली के अंदर है। मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, तो ही कैलकाटा के अंदर। अब बात करते हैं कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चलाई जा रही है, ये चेन्नई में चलाई जा रही है। ये सारी चीजें आपने देखी। एक चीज और है, हम सब लोग देखते ही हैं कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे रेलवे नेटवर्क नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया? आंसर इसका हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, चंद्रनगर कर दिया गया है। इससे पहले और कौन से नगरों के नाम चेंज करे गए हैं, तो अलीगढ़ का नाम हो गया कौन सा, हरिगढ़ हो गया है। अयोध्या का नाम पहले क्या था, फैजाबाद था। फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उसका अयोध्या कर दिया गया। और कौन से हैं बताता चलूं आपको मैं, मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से उसको कर दिया गया है। जो झांसी का जो स्टेशन था उसको वीर लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से उसको कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनके नाम अभी वर्तमान में चेंज किए जा रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद। जबकि प्रश्न पूछा गया था फिरोजाबाद का, तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रनगर। अब देखते हैं कि यूपी इसके अंदर 75 जिले हैं, सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य 75 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो भी कौन है, यूपी है, जहां पे लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व वाले राज्य की बात करी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में किसी राज्य के पास में है तो उसका नाम है यूपी, 80 सीटें हैं। इलाहाबाद का नाम जो था वो भी क्या कर दिया गया था,
चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। अयोध्या का फैजाबाद, जो पहले फैजाबाद हुआ करता, अयोध्या कर दिया, अलीगढ़ का अलीगढ़ और फिरोजाबाद को चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं, ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने किसको हरा करके गोल्ड जीता है? आंसर हो जाएगा इसका अंशुल पूनिया। इससे पहले विश्व चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक भी जीत चुके हैं। कौन जीत चुके हैं? इनका नाम है अमित पंघाल। अब बात कर लेते हैं कि बॉक्सिंग एसोसिएशन है जो भारत की है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसका नाम है अजय सिंह। अजय सिंह जो है वो भारत के बॉक्सिंग जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं। सबसे अगर सफल महिला अगर बॉक्सर्स की नाम अगर लेते हैं तो नाम है इनका मैरी कॉम। मैरी कॉम भारत की सबसे सफल महिला वर्ग के अंदर बॉक्सर है। और इसके देख लेते हैं, अंशुल पूनिया को हरा करके 51 किलो वर्ग कैटेगरी के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप 2019 के अंदर रजत पदक वो जीत चुके हैं। नाम इनका है अमित पंघाल। और बॉक्सिंग जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है अजय सिंह। तो आज के सेशन के अंदर आपने जाने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके साथ में जुड़े हुए फैक्ट्स। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।